जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने एसएचएम को अच्छे से कवर कर लिया था और कल मैं आपको बता चुका था कि आज हम ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर को कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर है अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है अपने इस डिफेंस एग्जाम के लिए। हो ना हो, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए और चाहे वो न्यूमेरिकल आए, यहां से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, चाहे वो इजी आए फिर मॉडरेट आए, अच्छा वाला क्वेश्चन आए। कहने का मतलब सीधा सीधा है, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहली बात, ठीक। ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। मार्केट में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को पहले मैं आपको सॉल्व करूंगा, है ना। दूसरी बात, ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। हाँ, यहाँ फॉर्मूले हैं बेटा, अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा मतलब याद कर लोगे क्वेश्चंस के थ्रू,
क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेमोराइज कर पाओगे चीजों को। तो पहली बात, ये चैप्टर फॉर्मूला पर चलता है। फॉर्मूला, हर चीज का फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना होगा। पलायन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या। और यहाँ पता है बच्चा क्या करता है, फॉर्मूले में ही बच्चे को मतलब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि कंसेप्ट में वो बारीकी से मतलब नहीं समझता। जैसे मैं आपके सामने कोई फॉर्मूला रख दूं, पूछूंगे बताइए ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीवेग का फॉर्मूला क्या है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, सर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है कि मास ऑफ प्लैनेट है, ग्रह का द्रव्यमान है कि वस्तु का द्रव्यमान है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरी सभी बातों को सुन लो। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां क्रिएट करता है, कहां। पूरा चैप्टर पढ़ लेगा लेकिन फिर भी उसको डाउट रहेगा फॉर्मूले में किस किस चीज को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बारीकी से आपको इस चैप्टर में ये तक बताऊंगा कि मीनिंग बताऊंगा सबका कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट कर दूं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको फॉर्मूला आने चाहिए। पहली बात, न्यूमेरिकल बनेगा, फॉर्मूला बेस्ड बनेगा। दूसरा, फॉर्मूले में कौन क्या है, जैसे मैंने लिखा जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एम क्या है, आर क्या है, ये सब ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, वहां भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद अब एक सर प्रैक्टिस सेशन भी हमको चाहिए। कल भी बताया था, फिर भी कमेंट कर रहे हो, दोबारा बोल देता हूं। प्रैक्टिस सेशन 3 तारीख के बाद मैं आपकी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तब तक आप डीपीबी जो आपको मैं दे रहा हूं खुद से प्रैक्टिस करते रहो। देखो मैं हर चैप्टर में क्वेश्चंस लगवाता हूं, आपने देखा भी होगा, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तो बनाना सीखिए ना। और 3 तारीख के बाद फिर मैं आपकी एक लगभग 1.5 महीना ऑलमोस्ट हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि 13 तारीख को है अक्टूबर में एग्जाम, और लगभग 5 तारीख के बाद से मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस। तो ऑलमोस्ट 1.25 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास आपकी प्रैक्टिस मेरी पूरी चलेगी। और तब तक हम 80% के आसपास सिलेबस को भी, 70-80 के आसपास सिलेबस भी कवर कर लेंगे अपना, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बताओ, ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और समझते हैं इस चैप्टर को कि ग्रेविटेशन वाकई में है क्या। ग्रेविटेशन को हिंदी में बेटा गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब जो ग्रेविटेशन चैप्टर है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन कहते किसे हैं। सर कल का पूरा पीडीएफ नहीं मिला है, मतलब एसएसएम की पीडीएफ आपको नहीं मिली? ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गायब है क्या चीजें बीच में से? वेट 1 मिनट बेटा, पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम है? पीडीएफ तो आपको अपलोड है। अरे यार, पीडीएफ में आंसर की कहां से आ गई सुरेंद्र? पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल एनर्जी तक है पीडीएफ, इसका मतलब बेटा इसकी पीडीएफ जो है ना, टोटल एनर्जी तक है, राइट। कोई ना, मैं दूसरी पीडीएफ आपको अपलोड करवा देता हूं। हालांकि ये जो पीडीएफ है, कल वाली पीडीएफ तो आपको नहीं मिल पाएगी, इसमें कोई एरर आ गया है, क्योंकि आधी पीडीएफ अपलोड हुई है ये, है ना। जबकि एसएचएम की हमने तो टोटल एनर्जी तक अपलोड हुई है ना। अच्छा, आपको आज इसकी दूसरी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। कल मैंने जो पढ़ाया था ना वो चीजें सारी रहेंगी उसमें, वो वीडियो देख लेना आप। बाकी का ये एक बार ध्यान से, ये वाली पीडीएफ हट के इस क्लास के बाद दूसरी पीडीएफ डल जाएगी एसएचएम की, ठीक है। ये आधी है बेटा, आधा है पीडीएफ, कोई बात नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में देखो होता क्या है कि ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। एक कहानी आपने सुनी होगी कि सेब के गिरने की वजह से इस लॉ की खोज हुई थी, गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल लॉ की खोज हुई थी, यही तो आपने सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, सेब के गिरने की वजह से और चीकू, केला और बादाम और अखरोट और बैगन के गिरने की वजह से इस लॉ की खोज नहीं हुई। आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में कि डिस्कवरी कैसे कैसे क्या हुई, बहुत लोगों ने अपना जीवन दिया है इस लॉ को डिस्कस करने में, इस लॉ को डिस्कवर करने में, इस लॉ को फॉर्मुलाट करने में बहुत लोगों ने अपना जीवन दिया है बेटा। ठीक है, आपको अगर ये समझना है कि लॉ कहाँ से कैसे आया तो आप एक काम करना, विकिपीडिया से पढ़ना कभी मौका मिले, आपको समझ में आएगा कितने लोगों ने अपना इसमें जीवन दिया है। तो चीकू, सेब, केला के गिरने की वजह से इस लॉ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बस हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बोल देते हैं कि ऊपर से बंदर गिरा था, लॉ की डिस्कवरी हो गई, सेब गिरा था कि डिस्कवरी हो गई, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो हुआ क्या बेटा, मान लो जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, ये एक कोई बॉडी ये है और ठीक इसी तरीके की बॉडी ये रही। ठीक, और इन दोनों बॉडी का मास है कुछ और आपस में इनके बीच की दूरी कुछ है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बॉडी है इसकी वस्तु, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इनके बीच की जो दूरी है ना ये r है। r क्या बेसिकली इन दोनों बॉडी के बीच की दूरी है, आपको समझ में आ रहा होगा यहां से। ठीक है, तो यहां होता क्या बेटा, किन्हीं दो बॉडी के बीच में आपस में एक फोर्स लगता है। सुनते जाना मेरी बातों को। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स है ना बेटा वो क्या है, जी, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख देता हूं, जो फोर्स है वो ये है, ये फोर्स है m1m2/r²। ये जो फोर्स है ना, इसी फोर्स को बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व बल कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हिंदी में बेटा इसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, बल कहते हैं बेटा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, दूसरी बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, ये जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमेशा किन्हीं दो हैवी बॉडी के बीच में लगता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो आपके घर में दो चेयर हैं और दोनों बहुत नजदीक रखी हैं, या फिर आप मानो आप अपनी क्लास में बैठे थे, 11th क्लास या 12th क्लास का सीन याद करो, आप दो टेबल पर, आप और आपकी महिला मित्र दोनों बैठे थे, क्या दोनों अट्रैक्ट हो रहे थे क्या? नहीं तो। एक्चुअली जो फोर्स है ना, ये बहुत हैवी बॉडी के लिए लगता है, बहुत भारी वस्तु के लिए। पृथ्वी और दूसरे ग्रह, सन और अर्थ के बीच में लग रहा है ये फोर्स, और किसी प्लेनेट के बीच में लग रहा है ये फोर्स। एक्चुअली जो फोर्स है ना, वो बहुत हैवी बॉडी, बहुत भारी वस्तुओं के बीच में लगता है। और हैवी बॉडी को बेटा पॉइंट मास बॉडी कहते हैं। बिंदु द्रव्यमान, अगर मैं यहां से मून को देखूंगा तो बहुत छोटा सा लगेगा कि नहीं लगेगा? मून को देखूंगा तो बहुत छोटा सा लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइंट साइज बॉडी। क्लियर है? तो बिंदु द्रव्यमान जैसी वस्तु के बीच में फोर्स लगता है। बहुत बहुत प्यारी बात बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना सर, ये हमेशा पॉइंट साइज बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत हैवी बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत भारी वस्तु के लिए लगता है ना। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट साइज बॉडी, या बोल दूं हैवी बॉडी। बात एक ही है, हैवी बॉडीज यानी भारी वस्तुओं के लिए। हैवी बॉडीज को बेटा हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट साइज बॉडी। बिंदु
आकार जैसी है ना। मैं शुभम 500 बार देख लिया हूं कि आंसर सीट गलत है, क्या बोलूं अब इस पर, सही हो जाएगी बात खत्म। लेकिन तुझे पढ़ना नहीं है शायद, और कल भी तू क्लास में नहीं था चंबाली में, बस खत्म कहानी, हो जाएगी वो सही। लेकिन तुझे पता मेरे सामने कमेंट चलता है, मैं वो देखता रहता हूँ, मैं वो देखता रहता हूँ। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो मैंने देख लिया है। तूने कोई कमेंट किया वो मैं देख लूंगा, मेरे दिमाग में है कि तूने क्या बोला है और वो सही हो जाएगा। लेकिन पढ़ ले, और कल भी तू क्लास में नहीं था एसएचएम की में शुभम, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर हैवी बॉडीज, पॉइंट साइज बॉडी। दूसरी बात, ये जो फोर्स होता है ना बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब आकर्षित बल होता है। ये फोर्स कभी भी दो बॉडीज को आपस में खींचता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पहली बात। तो बेटा दूसरी बात क्या होगी, पहली क्लियर, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स होता है सर। दूसरी बात क्या है कि आकर्षित बल होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब समझ रहे हो ना, आकर्षण बल, आकर्षण बल है। और तीसरी बात, ये फोर्स हमेशा सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है। बॉडी के जो वस्तु आपको दे रखी है M1 मास और M2 मास की जो बॉडी है, उनके सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है। यानी ये इसका सेंटर रहा और इसका सेंटर मान लो ये रहा, ठीक है। तो ये बॉडी, ये जो फोर्स है ना, हमेशा सेंटर से सेंटर के बीच में ही लगता है, दो बॉडी के सेंटर से सेंटर के बीच में ही लगता है। इसलिए इस फोर्स को बेटा सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, केंद्रक बल। ये कैसा फोर्स है, केंद्रक बल। सेंट्रल का मतलब समझ गए ना, केंद्रक बल मतलब सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है, पहली बात केंद्रक बल, पहली बात। दूसरी बात, तीन बात होगी, नेक्स्ट बात देखो क्या है। ये जो फोर्स है ना, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगता है। आप देख सकते हैं मास, जो द्रव्यमान है किन्हीं दो बॉडीज का तो है, ये जो फोर्स है बेटा किन्हीं दो बॉडीज के लिए लगता है, किन्हीं दो बॉडीज के लिए लगता है, और दो बॉडी में भी उनके सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, तो सब में आपस में लग जाएगा, नहीं। ये हमेशा किन्हीं दो, या तो इन इनके बीच में या इस इसके बीच में, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो ये है, या तो इन दोनों के बीच में लगेगा, या फिर इन दोनों के बीच में लगेगा, या सेंटर सेंटर के बीच में इन दोनों के बीच में लगेगा, या फिर सेंटर सेंटर इन दोनों के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ इन चारों पर लग जाए, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। ये हमेशा सेंटर से सेंटर के बीच में किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगता है। बोलो मेरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो पहली बात, सारी बातें यहां तक क्लियर हैं बेटा, ये बताइए। अच्छा कुछ बातों पर और काम करते हैं। ये जी आप देख रहे हैं ना, जी क्या है सर, बेटा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जिसे कहते हैं। ये बेटा यूनिवर्सल या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में से कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। बोलो पहली बात, ये कांस्टेंट होता है बेटा, अगर कांस्टेंट है तो उसकी कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ न कुछ तो वैल्यू होती है। तो अगर एक कांस्टेंट है बेटा, नियत है, तो उसकी वैल्यू रहती है कितनी, 6.67 इंटू 10⁻11। और यहां से जी की जब वैल्यू निकालोगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 हो जाएगा। एफ का बेटा यूनिट होता है न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और मास का केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये इसकी ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, इसकी वैल्यू रहती है 6.67 टू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा पहले इस जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अबाउट जी, बहुत प्यारी बात, अबाउट जी, जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जी के बारे में समझ लेते हैं। जी हमें पता लगा है क्या, जी हमें पता लगा कि वास्तव में जी है क्या।
जी के बारे में तो हमें पता लग गया कि वास्तव में जी है क्या। ठीक है, देखो जी के बारे में हमें पता लगा, क्या नाम है, कितनी वैल्यू है, ये सब पता लग गया बेटा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है ये भी मुझे बताना है। जी किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी मुझे आपको बताना है। कैसे? देखो बेटा, ये जी जो है ना, ये आपकी जो बॉडी है ना, वस्तु, M1 मास की और M2 मास की, ये सोने की है या ये तांबे की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी का मान तो हमेशा इतना ही लगेगा, 6.67 टू 10⁻11। ये दोनों चांदी की हों, दोनों सोने की हों, दोनों लोहे की हों, दोनों कॉपर की हों, इसलिए जी का मान हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जी का मान वस्तु की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, वो मीडियम क्या है। अगर मान लो किसी माध्यम में इन दोनों को उठा के पानी में डाल दूं, इन दोनों M1 M2 की मास को उठा के पानी में डाल दूं, तो भी वहां जी इतना ही लगेगा। इनका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार की है, गोलाकार है, कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना शेप पर ना साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जी का मान तो फिक्स है। इनका साइज क्या है, कितना मास है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाएंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को बेटा मैं लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, वो ये था। पहला पॉइंट क्या था बेटा हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप यानी आकृति, कॉमा साइज, शेप एंड साइज यानी आकार, शेप साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति पर। मीडियम माने माध्यम, इसकी हिंदी क्या होगी, माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति। तो जी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम, इन तीनों पर बेटा निर्भर नहीं करता। क्लियर? कोई दिक्कत? मीडियम क्या ऐसा है, या नेचर ऑफ मटेरियल बोल दूं, नेचर ऑफ मीडियम भी हो गया। एंड ये भी देख लीजिए, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति सोने का है, वो लोहे का है, इस पर भी जी निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों, सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए ये बताइए। कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा मेरा फंक्शन ये हुआ कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मान लो सर ये कोई दो बॉल है मेरे पास, ये, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो मान लेता हूं 3 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर मान लेता हूं, और इसका मास है 5 kg और इसका मास है 6 kg या 8 kg। और ये कहां रखी है, एयर में। कहां रखी है, इन एयर, हवा में है, वायु में। और अगर मैं सेम सिस्टम को उठा के ले जाता हूं और कहां रख देता हूं सिस्टम को उठा के, कहां, इसको रख देता हूं पानी में, इन वाटर, तो बेटा जी की वैल्यू दोनों में, दोनों ही केस में क्या होगी, सेम। क्योंकि दोनों पर जी की वैल्यू क्या होगी, जी बेटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसका मान कितना लगेगा, इतना। उम्मीद कर रहा हूं समझ पाएंगे, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहां तक बातें क्लियर है। अब ये दोनों लोहे की हैं, चांदी की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप यहां तक भी सारे पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। जी की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिस, हेनरी कैवेंडिस। किसने डिस्कवर किया इसको? डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई हेनरी कैवेंडिस। हेनरी कैवेंडिस, हेनरी कैवेंडिस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेटा जी की डिस्कवरी करी। सारे पॉइंट्स बेटा क्लियर है यहां तक? कोई आपत्ति किसी की, कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए फास्ट। कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? एक मिनट बेटा, एक मिनट।
बेटा, चलो बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना? एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, लिख देता हूं, सवाल ही लिख देता हूं ना। इफ द डिस्टेंस, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा, बेसिक नॉर्मल इंग्लिश है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, मतलब 3 गुना है। इज ट्रिपल्ड का मतलब समझ रहे हो ना, 3 गुना। देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन them decreases by how many times? ऑप्शन पहला है 4 times, फोर टाइम्स, ऑप्शन बी 9 टाइम्स, ऑप्शन सी 12 टाइम्स, और डी बेटा इनमें से कोई नहीं। सवाल तो समझ में आ गया होगा, मैं बोल देता हूं। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो वस्तुएं, उनके बीच की जो दूरी है ना 3 गुना है। ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना। बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज बाई हाउ मेनी टाइम्स, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितने गुना कम हो जाएगा। 4 गुना, 9 गुना, 12 गुना, इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है, बताइए। सिंपल सा सवाल है, आप लोगों के आंसर भी आ गए बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल है। सिंपल सा सवाल है एकदम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 9 गुना। कैसे आएगा देखो, समझो। इसका मतलब ये होता है, सवाल को ध्यान से समझना, मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा और लॉन्ग जो पूरा फॉर्म होता है वो भी सिखा देता हूं। सिखाना क्या, सिंपल सा है। मान लेते हैं कोई दो बॉडी है ऐसे करके, और पहले उनके बीच में जो डिस्टेंस थी बेटा वो कितनी थी, मान लेते हैं आर। कितनी थी इनके बीच की दूरी, आर थी। अब उस आर को कितना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। जब इनके बीच में पहले डिस्टेंस आर थी, तो अब उस आर को कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, मतलब इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया। हम देखते हैं, पहले डिस्टेंस थी आर, अब इसको करके कितना गुना कर दिया बेटा, 3 गुना कर दिया पहले का। तो अब पूछ रहा है कि बताइए, पहले अगर आप में यहां पहले बॉडी के बीच में मान लेते हैं फोर्स अगर F1 लग रहा था, यहां पर फोर्स जो है वो अगर F1 लग रहा था, तो यहां जो फोर्स लगेगा मान लेता हूं वो कितना गुना कम लगेगा, F2, ये पूछ रहा है बस, सिंपल। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Gm1m2/r²। मेरे भाई मास तो वही है, मास के बारे में तो उसने कुछ नहीं बोला कि मास को हमने चेंज कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर जो फोर्स है वो r² पर डिपेंड करेगा। सीधी सीधी बात, ये तो हमें पता लग गया, मास तो वही कांस्टेंट रहेंगे। अब हमें पता है, अब आप एक बात खुद दिमाग लगाइए कि जब डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब डिस्टेंस को 9 गुना कर दिया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, अब तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो फोर्स उतना ही कम हो जाएगा ना। तो सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा।
समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर इस डिस्टेंस को कितना कर दिया 3 गुना, तो आर की जगह 3 लिखो, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना, यानी कितना गुना? 9 गुना। डिस्टेंस कितना हो गया? 9 गुना, 9 गुना। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 9 गुना कम, क्योंकि इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, तो यहां फोर्स कितना घट जाएगा? 9 गुना, यानी 1 अपॉन, यानी सीधी सीधी बात बोलूं तो F2 क्या हो जाएगा? F1/9। क्या मेरी बात तुम समझ रहे हो? इस तरीके से तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? और डिस्टेंस बढ़ रहा है, और आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, सीधा सा फंक्शन है। उसने बोला कि 3 गुना बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बेटा घटेगा। और उसने बोला है आपसे कि ये सवाल में मेंशन किया है कि घट रहा है, अगर नहीं बोलता तो अलग बात थी। अमित सर हिंदी में लिखिए। बेटा कौन सी चीज हिंदी में लिखनी है? इस सवाल को हिंदी में लिखूं? जीडी देने जाओगे तो क्या करोगे? हिंदी में बोलिए। बोल देता हूं, इतना जर्नल इंग्लिश, आप इतना जर्नल में प्रॉब्लम है, सोचिए। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है, बताइए फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? इसका मतलब ये है ऑप्शन 4 गुना, 9 गुना, 12 गुना, और इनमें से कोई नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी इंग्लिश को थोड़ा बेहतर करोगे मेरे साथ। और मेरे साथ क्या है कि आपको फायदा ये मिल जाएगा, मैं बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लिखता हूं, बुक लैंग्वेज तो लिखता ही नहीं एकदम। और क्योंकि आपको जीडी भी देना है बेटा, रिटन ही नहीं निकालना। आगे बढ़ते हैं बेटा, नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण। हाँ मैं यहां पर एक चीज भूल गया हूं, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको देखो, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं सिंपल। इसका फोर्स का क्या हो जाएगा? mlt-2। ये जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां कर लेंगे, तो जी का डीएफ आप निकाल सकते हैं ना। चलो बेटा, नहीं तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो वहां से ये सब कवर करेंगे। आगे पढ़ते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, है ना? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, हेडिंग लगाइए। गुरुत्वीय त्वरण, बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, पहली बात इसको हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल जी से। जो स्मॉल जी है बेटा उसे गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। और कैपिटल जी, अब आपको पता लग गया क्या था, आप समझ गए। अभी आपको पढ़ा के हटाऊं तो जी और कैपिटल जी में ध्यान से देख लेना, ठीक है? इसके बाद आपको पता है बेटा, है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो गुरुत्व त्वरण, इसका मतलब ये तो होगा वेक्टर। भाई त्वरण क्या होता है? वेक्टर होता है ना बेटा। इसका मतलब बेटा ये क्या है? ये वेक्टर होता है, यानी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब बेटा सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बेटा ये सदिश राशि है। पहली बात, ये क्या है? सदिश राशि। अब आपको इतना पता लगा सर वेक्टर है, तो आपने तो बताया ना सर, अगर कोई चीज अगर वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा? बताइए, मैंने पढ़ाया आपको, मतलब बताता हूं कि वेक्टर है तो बेटा आपको पता है उसके पास परिमाण होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर, मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण होगा। और सर उसके पास डायरेक्शन भी होगी सर, दिशा भी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगी। इसका मतलब सर इस स्मॉल जी के पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसकी जो वैल्यू रहती है वो ऑलमोस्ट, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए भी आगे आपको चीजों को समझना होगा। अभी के लिए समझ लेते हैं, जी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इसकी डायरेक्शन कहां होगी? मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है सर? बेटा इसकी जो डायरेक्शन है, जी की जो डायरेक्शन है बेटा कहां होती है? अर्थ के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो जी की जो डायरेक्शन होती है, जी की जो दिशा होती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है ना? डायरेक्शन कहां होती है? टू वार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। टू वार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टू वार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। मतलब ये हुआ बेटा कि
अगर आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है मान लेते हैं, है ना, और इस अर्थ का बेटा जो सेंटर है ना, वो मान लेते हैं केंद्र ये है, यहां जो जी लगेगा ना वो इस केंद्र की तरफ लगेगा, यहां इधर सेंटर की तरफ। आप समझ गए मेरी बात, हाँ है ना? ठीक है। दूसरी बात, ये बेटा जी की वैल्यू 9.8 जो है ना, ये आपको बता दूं मैं कहां होती है, अर्थ की सरफेस पर, सतह पर। तो जी की वैल्यू बेटा 9.8 कहां होती है, सरफेस पर, एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, एट अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ये ध्यान रखना। और ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम होती है, अधिक, सबसे ज्यादा कहां होती है, अब आपको समझ में आ गया, यहां पर सरफेस पर। यहां पर कितनी होती है, इतनी। और ये ध्यान रखना क्या है, ये मैक्सिमम। इससे ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू घटेगी, नीचे भी आओगे तो जी की वैल्यू घटेगी, ये बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना। तो मैक्सिमम कहां होती है बेटा स्मॉल जी की वैल्यू, अब आपको समझ में आ गया। उम्मीद कर रहा हूं ग्रेविटेशनल एसलेशन का एक प्यारा सा कंसेप्ट आपके भेजा में चला गया होगा। अब इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं, इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरी, हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, लेकिन आप मेरे साथ अपनी इंग्लिश को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में लिखता हूं। और इससे होगा क्या, आपकी टंग पर एक बार आ गया तो हाँ, स्टार्टिंग में 5-10 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, और जो नए बच्चे हैं समझ रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें इंग्लिश में मजा आता होगा। और आपको करना पड़ेगा, अगर आपको एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है तो आपको एक करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर भूल जाइए एयरफोर्स। आपको उसकी डिमांड है भाई, जीडी ले रहा है वो, आपसे चाहेगा, आप चाहेगा कि उसे इंग्लिश चाहिए। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा और चीजों पर काम करते हैं। जैसे मानते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ध्यान से कंसेप्ट को देखते जाना। ये अर्थ है, ये क्या है बेटा, अर्थ, पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, पृथ्वी है बेटा। ठीक है, अब देखो, ये अर्थ है यानी पृथ्वी है। प्यारे बच्चों, मुझे पता है अर्थ का, मान लेता हूं ये सेंटर है, ये क्या है, ओ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। अब मान लेते हैं सेंटर का बेटा ये क्या है, रेडियस, आर, कैपिटल आर लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब बेटा क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या। उसके बाद सर रेडियस कितनी होती है पृथ्वी की, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, लगभग 5.67 इंटू 10 पावर कितना, 24। तो समथिंग होती है लगभग 6 गुणा 10 की पावर 24। तो अर्थ की बेटा जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट 6 गुणा 10 की पावर 24 होती है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, तो अर्थ की सर रेडियस कितना है, पता लग गया आपको कितना है सर, लगभग 5.97 इंटू 10 की पावर 24 मीटर। क्या बोल गया मैं, गलत बोल गया बेटा, मास बोल गया, गलत बोल गया बेटा मैं, है ना, मास बोल गया हूं ना, गलत बोल गया, अर्थ का मास है जो मैं बात कर रहा था। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ये गलत बोल गया है ना। अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर लगभग इसे बोल देते हैं हम, 6400 किलोमीटर को जब मीटर में आप बदलेंगे तो ये होता है बेटा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। इतना लगभग अर्थ की जो रेडियस है बेटा, आप सोचिए 6400 किलोमीटर रहती है। ठीक है, लगभग 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब ये अर्थ है बेटा, इस अर्थ का मास भी होता होगा, द्रव्यमान भी होता होगा, बिल्कुल बात है। तो बेटा कैपिटल एम मान लेते हैं, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ का मतलब समझ में आ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। और बेटा इसका मास जो मैंने अभी आपको बताया था वो है कितना,
सर 5.97 इंटू 10⁻24 kg, इतना। और इसी को लगभग हम बोल देते हैं, इसी को लगभग हम बोल देते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इतना मास होता है अर्थ का। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। बेटा होता क्या है कि यहां मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ये क्या है बेटा, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह ही तो है। ये क्या है, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। अब एक बात देखिए कि प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भाई साहब को रख देता हूं, मान लेते हैं कोई भाई साहब है, ये रहे, मस्त। मान लेते हैं आपकी कोई महिला मित्र है, ठीक है, अब तो खुश हो, आपकी महिला मित्र है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी जो महिला मित्र है, इनका कुछ तो भार वार तो होगा, कुछ मास तो होगा। मान लेते हैं बेटा इनका कुछ द्रव्यमान है, और वो द्रव्यमान बेटा क्या मान लेता हूं मैं, स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम, ध्यान रखना ये चीजें, ये क्या है, मास ऑफ योर महिला मित्र, मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान। मास ऑफ बॉडी का मतलब बेटा क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। स्मॉल एम मान लिया, ये कैपिटल एम हमने अर्थ का मास मान लिया था। एक बात बताइए आप, बहुत प्यारी बात बेटा, ये अगर इस पर एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। जी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है, ठीक, हो जाएगा दुख खत्म। नौकरी लगा लो, महिला मित्र आपके लिए कमी नहीं रहेगी, है ना। बढ़िया से एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लो, महिला मित्रों की आपके पास कमी नहीं रहेगी, तो दुख सब अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना पहले कि आप महिला मित्र लायक हैं कि नहीं। तो पहले आप एक बढ़िया सी जॉब पाओ, यानी एयरफोर्स में आप सिलेक्ट हो जाओ, फिर तो फिर, है ना। चलो, तो हुआ क्या, ये भाई साहब हैं, मतलब ये महिला मित्र हैं आपकी, और इनका मास स्मॉल एम है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं इनका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, mg। और इनका वेट कहां लग रहा होगा, हमेशा जो बाहर है वो भी कहां लगता है, देखो बहुत प्यारी बात, बहुत खास बात, बहुत खास बात, कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg बाहर। अब देखो जी जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में तो वेट लगेगा, क्योंकि m तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो वेट भी इसका कहां लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। कितना वेट लग रहा होगा इसका, mg, क्या लग रहा होगा, mg। अब एक बात आओ, इसका मास और अर्थ का मास, अब अर्थ क्या कर रही होगी, इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, ठीक है, लंगूर को अंगूर, चलो कोई बात, मतलब इसको अर्थ भी खींच रही होगी ना, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। कितना फोर्स लग रहा होगा मेरे भाई, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सर m1 m2 क्या ले लिया, वही मैं इसको एक काम करता हूं, इस वस्तु, इन भाई की, आपकी जो ये महिला मित्र है वो, और ये अर्थ का मास, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो, ये जो आर डिस्टेंस है, क्लियर, ठीक। तो यहां तक क्या हुआ, ये फोर्स लग रहा होगा। अब प्यारे बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो हो क्या रहा है, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अब ध्यान से देखना यहां पे, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता यहां पे अब, कि ये जो वेट लग रहा है mg, और ये f लग रहा है g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये दो इक्वेशन हो गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं, mg बराबर g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से स्मॉल m से स्मॉल m खत्म, स्मॉल g आ गया बेटा जी m अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि g किन किन बातों पर निर्भर करेगा। आपको पता है g तो बेटा कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ। थोड़ी देर के लिए इसे मैं प्लैनेट बोल दूं, कोई दिक्कत, प्लैनेट अर्थ ग्रह ही तो है, प्लैनेट माने ग्रह। और आर आपको पता है क्या है, आर बेटा इन दोनों के बीच की दूरी है, अर्थ के सेंटर से। डिस्टेंस हमेशा कहां से मापी जाएगी, अर्थ के सेंटर से। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड अर्थ सेंटर, ध्यान रखना आर क्या है, आर क्या बेटा, अर्थ के सेंटर से इस भाई साहब के बीच की दूरी, ठीक है, क्लियर। रीहू पटेल, हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, तो और
मौका नहीं मिला इन सब, तो इसलिए बेहतर है कि पढ़ाई करते रहो, यही ज्ञान है। ठीक, चलो पढ़ लेते हैं अब। क्लियर ना? तो आर आपको पता लग गया ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। टू बॉडी, वस्तु से पृथ्वी के केंद्र की दूरी। ठीक है, चलो इसके बाद यहां तक कहानी क्लियर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे डिटेल में चर्चाएं कर रहे हैं, देखते जाना। प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज व्हाट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां मुझे ये पता लग गया कि जो अर्थ का मास है ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, अर्थ का मास है। लेकिन अगर मैं किसी और प्लेनेट की बात करूं तो भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए आप लोग कि एम को मैं प्लेनेट मान लेता हूं, मान लो मैं मून की बात करने लगा, कभी अर्थ की बात करने लगा, तो आप इसे भी अर्थ न मान के इसे प्लेनेट मान लीजिए। क्या है? मास ऑफ प्लेनेट बोलिए, ग्रह का द्रव्यमान। अलग अलग प्लेनेट का मास अलग अलग होता है, प्लेनेट माने होता है बेटा ग्रह, और अर्थ भी एक ग्रह है, इतना तो आपको पता ही है। और डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जी तो क्या है बेटा, नियत है, कांस्टेंट है। अब बेसिकली आपको यहीं से पता लग रहा है कि सर जी जो है ना, ये वाला जो जी है वो एम पर और आर पर डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास जवाब मिल गया, जिसका आर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो जी कम हो जाएगा, है ना? और आप बताइए अगर मास बढ़ाओगे तो जी बढ़ जाएगा। आपके पास साफ साफ जवाब मिल गया, आपको यहीं से एक रिलेशन मिल गया। बताओ। ठीक, यहां तक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना? ठीक है मेरे भाई। अब एक बात आइए, क्या अगर आपके पास, क्या अगर आपके पास, सवाल को देखना आप, मेरा सवाल देखना बेटा, ध्यान से एक सवाल देखना। सवाल क्या है कि मान लेता हूं कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं मैं? सेम हाइट से छोड़ रहा हूं, सेम हाइट से एकदम। इसका मास आपको दिख रहा होगा, इसका मास मान लेता हूं 10 kg और इसका मास मान लेता हूं 1000 kg। अब एक बात देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, सेम हाइट पर जा रही हैं और सेम टाइम में अर्थ पर पहुंचेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या कभी इन दोनों पर जी की वैल्यू कुछ अलग अलग होगी? नहीं। आप देखिए, जी की वैल्यू तो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पर। सोचिए, जी किस बात पर डिपेंड करती है? मास ऑफ प्लेनेट पर, ग्रह के द्रव्यमान पर। क्या जी आपकी इस महिला मित्र के मास पर डिपेंड करा? नहीं, नहीं करा। नहीं समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होंगे कि जी की वैल्यू कभी भी बॉडी के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। तो स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द बॉडी के द्रव्यमान पर। तो जी कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। जी कभी भी बेटा, स्मॉल जी कभी भी बॉडी के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस पर जितना जी लग रहा होगा, इस पर भी तो इतना जी लग रहा होगा। इसलिए इसलिए दोनों बॉडी एक ही साथ नीचे जाएंगी, लेकिन ये केस वैक्यूम में संभव होगा, निर्वात में। तो बोथ बॉडीज एक साथ अर्थ पर जाएंगी अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे, आप एक सेम हाइट से छोड़ेंगे तो इन सेम टाइम, क्योंकि जी दोनों पर क्या लग रहा है? सेम। तो बहुत खास बात मैं यहां से लिख रहा हूं, नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, बॉडी के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, किस पर डिपेंड करती है? मास ऑफ प्लैनेट पर और रेडियस ऑफ प्लैनेट पर। अब खास बात, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, एक चीज और बता दूं। अगर अर्थ की सरफेस पर है ये,
तो स्मॉल आर को क्या मैं रेडियस ऑफ आर के बराबर नहीं लिख सकता भाई? अगर अर्थ की सरफेस पर है तो इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर के बराबर नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थ की सरफेस पर ही है तो स्मॉल आर किसके हो जाएगा? कैपिटल आर के। मतलब प्यारे बच्चों सीधी सीधी कहानी ये हो गई कि जो स्मॉल जी है उसको मैं, अगर मैं बोलूं कि स्मॉल आर को मैं अगर कैपिटल आर के बराबर कर दूं, स्मॉल आर आपको पता ही है, कैपिटल आर आपको पता ही है, तो यहां से ये जी बराबर कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आप देखिए यहां से ये एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर आपको पता है क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान। और अलग अलग ग्रह का द्रव्यमान अलग अलग होता है, ग्रह का द्रव्यमान। और एम आपको पता ही है। अब आप देखिए एम क्या है? मास ऑफ प्लैनेट, बता चुका हूं ना, ग्रह का द्रव्यमान। अब आप सब जानते हैं बेटा कि जी जो है वो किन किन दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो इस आर पर और एक इस एम पर। यानी जी के केसेस आपको पता लग गए, बॉडीज के बीच की डिस्टेंस क्या है उस पर भी निर्भर करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर भी डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा चंद्रमा पर जी की वैल्यू कुछ और है, बृहस्पति ग्रह पर जी की वैल्यू कुछ और है, और मतलब मंगल ग्रह पर कुछ और है। अलग अलग प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि उसका मास और रेडियस अलग अलग होता है, सिंपल। ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा अर्थ पर है बेटा, सबसे ज्यादा अर्थ पर है ग्रेविटेशन। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समटाइम्स आप लोग भूल जाते हैं कि आप क्लास में हैं। और डिफेंस मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि डिफेंस के अंदर आप जा रहे हैं तो आपकी सबसे खास बात पता है क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट द वुमेन, रेस्पेक्ट द फीमेल्स। अगर नहीं समझ में आता ना तो कभी किसी आर्मी वाले को देखना, किसी एयरफोर्स वाले को देखना और किसी नेवी वाले को देखना, आपको समझ में आएगा। आप समझ पाओगे कि यस, देखो आपकी मम्मी भी फीमेल है, आपकी दीदी भी फीमेल है, तो रेस्पेक्ट द फीमेल लाइक एज योर मदर एंड योर सिस्टर। हम क्लास में रहते हैं, हम गरिमा भूल जाते हैं क्लास की। मॉडर्न एजुकेशन में बच्चों की यही हालत है, हम अपने संस्कार भूल जाते हैं क्लास में। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट इंप्रूव योर कैरेक्टर। क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप उस जगह को देखिए। और किससे बोल रहे हैं वो भी जगह देखी जाती है। हर जगह तो आप खाना नहीं खाने लग जाएंगे। मैं कहूँ बाथरूम में बैठ के खाना खा लो तो खा लोगे? सही बात है, नहीं खा सकते क्योंकि वो प्लेस ही नहीं है खाना खाने का। बताओ, सिंपल। उसी तरीके से हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो हमें आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस में जा रहे हैं आप तो आपको तो बहुत नीड है इस चीज़ की। डिसिप्लिन एक ही वर्ड है यार, उसी में सब कुछ आ जाता है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। डिसिप्लिन वर्ड में ही सब कुछ है। तो प्लीज़ क्लास में है, क्लास की गरिमा और माहौल को बना के रखा करें। ठीक है बेटा, बाकी कोई ना, पढ़ाई करते रहें बढ़िया से। ये हमारी कहानी यहाँ तक होगी, तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बॉडी एक साथ नीचे आएंगी क्योंकि मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता जी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा जी के सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा एक। और ये कब लगेगा आपको ये भी पता लगेगा जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। हाँ बेटा, ये वैक्यूम में होता है। दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, मास रखेंगे और रेडियस की अर्थ के लिए बात कर रहे हैं ना, तो जी की वैल्यू 9.8 होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जी की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो वहां 9.8 ही वैल्यू निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद।
तो ये बेटा स्मॉल जी के बारे में सारी की सारी कहानियां थी। हाँ, स्मॉल जी की वैल्यू बदलती है। कब कब बदलती है उसके 3 केसेस मैं आपको कराने वाला हूं कि जी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन। तो बेटा हेडिंग है हमारी नेक्स्ट कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन माने चेंजेस, जी के मान में परिवर्तन। वेरिएशन माने बेटा परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। किन किन वजह से बदलती है वो सारे फैक्टर्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे, है ना, आगे। हालांकि 4 फैक्टर हैं लेकिन हमें 3 फैक्टर पढ़ने हैं, ठीक है। उन 3 फैक्टर्स की वजह से जो जी की वैल्यू बदलती है वो बेटा कल की क्लास में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप पढ़ाई करते रहें, बढ़िया से चीज़ों को रिवाइज करते रहें। देखो बहुत डेप्थ में मैं आपको चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ, तो इस पढ़ाई का बहुत अच्छे से आनंद लें। साथ के साथ जो क्वेश्चंस एग्जाम में बने मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये आपके एग्जाम एयरफोर्स ने पूछा था, प्रीवियस ईयर का सवाल है एयरफोर्स का। इसलिए जो जो क्वेश्चंस करवाता जाऊं साथ के साथ चीज़ों को आप कवर करते जाओ, ठीक है बेटा। ठीक है बेटे, कल की जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ है आपको जो नहीं मिली है ना, जो अधूरी पीडीएफ है, उसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको आज एसएचएम की अपलोड करवा दूंगा शाम तक। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं एक्चुअली दूसरे किसी बैच में से देख के एसएचएम जो मैंने कंप्लीट पढ़ाया होगा उसको मैं डलवाऊंगा, क्योंकि वो तो अब आ नहीं सकता, वो तो गायब हो गया अब, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को कैसे सुधारें इस पर हम कल चर्चाएं करेंगे, है ना। आप बिल्कुल परेशान मत हो, कल चर्चाएं करेंगे इस बात पर। बाकी का जो बातें बोली हैं, क्लास की गरिमा को बेटा बना के रखा करो चीज़ों को। क्यों मुझे मजबूर करते हो कि मैं आपको ब्लॉक करूं यहाँ से, है ना। मत मत किया करो ना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं, हम लोग तब करते हैं। चलो यार, बाकी का पढ़ाई अच्छे से करते रहो। याद रखो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।